Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम MHI 107 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो यहाँ पे जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब गाइज ये देखो आपका लास्ट एग्ज़ाम है ना. सो मैं मान के चलती हूँ कि अभी तक आपने जो है अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा. अगर आपने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप जल्दी से करवा लो, ठीक है. अपने अगले सेशन के लिए यानी कि 2025-26 वाले सेशन में आपका री रजिस्ट्रेशन होगा अब, और आप पहुंच जाओगे अपने सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड्स जो हैं वो जो कंपलसरी वाले हैं वो तो रहेंगे ही, बट MGP 004 और MPSC 004 में से आपको कोई एक चूज़ करना होगा, ठीक है. तो आप दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो और डिसाइड कर लो कि कौन सा आपके लिए बेटर है ना. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा. तो फ्यूचर में जब आपको अपने सेकेंड ईयर के लिए किसी भी तरीके के नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स, इवन जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है, असाइनमेंट की हैंड रिटन हार्ड कॉपी, हर तरीके का जो असाइनमेंट है वो आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा. तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये नंबर हमारे चैनल का स्कॉलरली माइंड्स का नंबर फॉर स्पेशली मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, आप इसको सेव कर सकते हो. एंड फ्यूचर में आपकी जो भी क्वायरीज होंगी उनके लिए आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट करोगे. ओके, सो अभी हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये री रजिस्ट्रेशन वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ वाई मैंने इसको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है. तो चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वॉट रोल डिड द बनियाज एंड द सराफाज प्ले इन द 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी ट्रेड. तो शुरुआत में जब आपका व्यापार हो रहा था 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के व्यापार में बनियों और सर्राफों ने क्या भूमिका निभाई, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है. तो बनिए और जो आपके सराफा होते हैं उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, ठीक है. तो सराफा जो है आपका बाजार होता है जहाँ पे मतलब आपके ट्रेडर्स वगैरह आते हैं. नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट कर मतलब आंसर को आप एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे कि कैसे जो इंडियन ट्रेड है वो एक्सपेंड हो रहा था. सो इन द 17th एंड द अर्ली 18th सेंचुरीज, 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, इंडियन ट्रेड एक्सपेंडेड एट अ रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो हमारा जो ट्रेड यानी कि जो हमारा व्यापार था वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विस्तारित हो रहा था. Banyas and the Sarafas played a crucial role in sustaining and organizing this trade. और यहाँ पे बनियों और सराफों ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस व्यापार को संगठित करने में और इस व्यापार को संचालित करने में, यानी कि इन सस्टेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दोनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बनिए जो हुआ करते थे देवर प्राइमरली मर्चेंट कम्युनिटी, यानी कि वो व्यापारी समुदाय थे जो आंतरिक और समुद्री दोनों इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड में एंगेज रहा करते थे. दे एक्टेड एज द ट्रेडर्स, एज द होलसेलर्स, एज मनी लेंडर्स एंड ऑल्सो द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स. तो वे व्यापारी, थोक व्यापारी, साहूकार और वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में दोस्तों कार्य किया करते थे. तो यहाँ से आपने सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, 17-18 सेंचुरी के बारे में बताना है. बनिया एंड सराफ्स का जो क्रूशल रोल है आप उसको बताएंगे, एंड देन जो है बनियास के बारे में आप और इन्फॉर्मेशंस देंगे. सो गाइज जो आपके बनिया हैं, ठीक है, जो आपके बनियाज होते थे वो उस समय क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया करते थे पीजेंट्स को, आर्टिसंस को और स्मॉल ट्रेडर्स को. तो बनियों ने किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को ऋण की सुविधाएं प्रदान की थी. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो सराफाज है ना गाइज, यहाँ पे फॉर दिस सब्जेक्ट MHI 107 में यहाँ पे सराफा का मतलब बैंकर और मनी चेंजर्स से है. ओके, तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बिकॉज ऑफ द वर्ड सराफा बाजार जो हम सुनते हैं, दैट इज़ वाई. सो देखो बनियाज जो है वो पीजेंट्स, आर्टिसंस और स्मॉल जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी कि ऋण, उनको लोन दे के मतलब उनकी हेल्प करते थे.
और एक तरीके से वो इंटरमीडिएरीज की तरह भी काम कर रहे थे इंडियन प्रोड्यूसर्स और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। तो उन्होंने भारतीय उत्पादकों और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। सराफा जो है वे आपके बैंकर और मुद्रा विनिमय करता थे, जो मुद्रा परिवर्तन और ऋण लेन देन का कार्य किया करते थे। तो करेंसी के एक्सचेंज में यहाँ पे सराफों का एक रोल आ जाता है। दे वर्क लाइक एज द बैंकर्स। वो हुंडी जो है, उस समय गाइस हुंडी का प्रचलन था, ठीक है, तो जिससे बिना नकद धन के स्थानांतरण के दूरस्थ व्यापार संभव होता था। तो वहाँ पे फिर आपको कैश नहीं, मतलब बिना कैश मूवमेंट के हम देखते हैं कि व्यापार हुआ करता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इसके बाद जो सराफाज हैं गाइस, वो उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम को, एक चीज़ है क्या, स्टेबलाइज करने में हेल्प की थी। तो सराफों ने सिक्कों की शुद्धता और मूल्य का निर्धारण कर मौद्रिक प्रणाली को स्थिर बनाए रखा। बोथ बनियाज एंड सराफाज सपोर्टेड मुगल ऑफिशियल्स को, मतलब ये सपोर्ट करते थे, यूरोपियन कंपनीज को भी सपोर्ट करते थे। तो बनियों और सराफों ने मुगल अधिकारियों और यूरोपीय कंपनियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर समर्थन दिया। दस बनियाज एंड सराफाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियाज कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन दिस पीरियड। तो इस पूरे समय में हम क्या देखते हैं कि बैकबोन की तरह ये काम कर रहे थे। इंडिया का पूरा जो वाणिज्यिक और वित्तीय व्यवस्था है उसकी रीढ़ के रूप में ये कार्य कर रहे थे। देयर एक्टिविटीज एंश्योर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड, क्रेडिट एंड मॉनेटरी सर्कुलेशन। तो उनकी गतिविधियों ने व्यापार, ऋण और मुद्रा परिसंचरण के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। दे प्लेड a decisive role in linking local market with global trade network। तो उन्होंने स्थानीय बाजारों को वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जोड़ने में निर्णायक भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। तो लोकल मार्केट को गाइस ध्यान दीजिए, लोकल मार्केट को पूरे ग्लोबल ट्रेड के साथ मतलब उन्होंने जोड़ा। इस तरीके से उनका रोल इंडिया में एंड ग्लोबल लेवल पे भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब हम गाइस सेकंड क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से MHI 107 के जो और भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं उन्हें देख सकते हैं। और आगे जो 2 क्लासेस और आएंगी तो आप उधर से मतलब पूरा 107 के लिए प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करो, ताकि अगर कहीं पे किसी एग्ज़ाम में कमी रह गई हो तो वो आपके अच्छे मतलब ऐड ऑन हो जाए आपकी परसेंटेज में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में एनालाइज द प्रीवेलेंस एंड यूज ऑफ हुंडी। हुंडी आर लाइक द बिल ऑफ एक्सचेंज इन द प्री कॉलोनियल इकोनॉमी। औपनिवेशिक पूर्व अर्थव्यवस्था में हुंडियों की प्रचलनता और उपयोग का आपको विश्लेषण करना है। हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज वर वाइडली यूज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। तो जिस समय हम औपनिवेशिक पूर्व भारत में, ठीक है, जब हम उपनिवेश नहीं थे, उससे पहले जो हुंडीज हैं वो विनिमय पत्र की तरह यूज़ की जाती थी, एक प्रमुख वित्तीय साधन था। दे फैसिलिटेटेड क्रेडिट, ट्रेड एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एट अ टाइम व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइंड मनी वॉज लिमिटेड। तो जब सिक्के जो होते हैं ना, या कैश जो होता है, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अच्छे से डेवलप नहीं थे, उस समय गाइस हुंडी क्रेडिट को फैसिलिटेट करती थी, व्यापार को करती थी और पूरे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया करती थी। ओके, सो एक बार रिवाइज करते हैं क्या कि हुंडी जिसे हम कहते हैं विनिमय पत्र, औपनिवेशिक पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यापक रूप से प्रयुक्त वित्तीय साधन हुआ करते थे, ठीक है। तो यह उस समय ऋण, व्यापार और मौद्रिक लेन देन को सुविधाजनक बनाते थे। ओके, सो फैसिलिटेट करते थे ट्रेड को, जब सिक्कों का प्रचलन भी सीमित था और बैंकिंग संस्थान भी पर्याप्त तौर पे विकसित नहीं थे। हुंडी भुगतान का माध्यम और ऋण का साधन दोनों के रूप में कार्य करती थी, जिससे व्यापारी, कारोबारी और वित्तीयकर्ता घरेलू और दूरस्थ व्यापार को कुशलतापूर्वक संचालित कर पाते थे, ठीक है। तो दे सर्व्ड एज द मीडियम ऑफ पेमेंट एंड अ टूल फॉर क्रेडिट, एनेबलिंग मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड फाइनेंसर्स टू कंडक्ट डोमेस्टिक एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एफिशिएंटली।
तो जो भी आपके मर्चेंट हैं, फाइनेंसर्स हैं, वो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को कर पाएँ, उसके लिए गाइस हुंडी का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसके प्रचलन की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे आप इसको देख पाते हो, तो देवर प्रिवेलेंट इन मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स जैसे कि सूरत, दिल्ली और अहमदाबाद में, ओके, एज वेल एज द रीजनल जो मार्केट्स हैं अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, आप इन्हें देख पाते थे। तो हुंडी प्रमुख व्यापारी केंद्रों जैसे कि सूरत, दिल्ली और अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के क्षेत्रीय बाजारों में प्रचलित थीं। दे वर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज, रिफ्लेक्टिंग अ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों में स्वीकार किया जाता था, जो वाणिज्यिक प्रथाओं में विश्वास और मानकीकरण को दर्शाता है कि मतलब एक तरीके का एक स्टैंडर्ड था। हुंडी को हर कोई विश्वास करता था हुंडी पे, एंड वो स्टैंडर्ड की तरह काम करती थी, ठीक है, लोग उस पर विश्वास किया करते थे। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की हुंडीज, जैसे कि दर्शानी जो साइट पे पेएबल है, मुद्दती यानी कि पेएबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, एंड सेट ऑफ हुंडी फॉर ऑफसेटिंग दैट वर वाइडली यूज्ड। तो इस तरीके की हुंडियों का गाइस प्रयोग किया जाता था। फिर ये व्यापार और ऋण में भी उपयोग होती थी। तो दे फैसिलिटेटेड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बाय एक्टिंग एज प्रोमिसरी नोट्स की तरह ये काम करती हैं। इसकी वजह से जो मर्चेंट्स हैं वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर पाते थे विदाउट फिजिकली मूविंग कॉइन, बिना सिक्कों को मूव किए ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स जो है वो पॉसिबल हो पाता था। दे वर ऑल्सो यूज इन एज द इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग क्रेडिट वेयर अ मर्चेंट को डिस्काउंट अ हुंडी विद अ फाइनेंसर एंड ऑब्टेन इमीडिएट लिक्विडिटी। तो तुरंत पैसे के लिए मतलब उसको वो यूज़ कर पाता था, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं तो क्या हुंडी ने शॉर्ट टर्म और लंबी दूरी के जो व्यापार है दोनों को गाइस क्या बना दिया था, सुगम बना दिया था, क्योंकि ये वचन पत्र के रूप में कार्य करती थी और व्यापारियों को सिक्के जो है स्थानांतरित नहीं करने पड़ते थे, बिना धन हस्तांतरित करने की अनुमति ये देती थी। इन्हें ऋण जुटाने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। तो जहां व्यापारी एक हुंडी को वित्तीयकर्ता के पास डिस्काउंट कर सकता था और तत्काल तरलता प्राप्त कर सकता था, इस प्रणाली ने चोरी का जोखिम भी कम कर दिया था, ठीक है। तो चोरी चकारी इन सारी चीज़ों से भी वो बचते थे और बड़े पैमाने पर जो लेन देन है फिर वो पॉसिबल हो पाता था और शहरी बाज़ारों और व्यापार नेटवर्क के विकास का उन्होंने समर्थन किया। सो इन द फाइनल कंक्लूजन गाइज आप बताएंगे कि हुंडीज वर अ वेरी क्रूशियल फाइनेंशियल इनोवेशन इन द प्री कॉलोनियल इंडिया। ओके, क्या था ये, महत्वपूर्ण वित्तीय नवाचार थी। दे प्रमोटेड ट्रेड, क्रेडिट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस द रीजन, लेइंग द फाउंडेशन फॉर सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक तरीके से मतलब आर्थिक एकीकरण को इसने बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में उन्नत वाणिज्यिक प्रथाओं और प्रारंभिक बैंकिंग के विकास की भी नींव रखी गई थी। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना है द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन द इंडियन मार्केट्स। तो जैसे दिन पर दिन गाइज रेलवे का विस्तार हो रहा था, तो उस विस्तार का भारत की जो मार्केट्स थी, पूरी इंडियन मार्केट्स, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। सो द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड had a profound impact on the market, trade and the merchants। जो भी हमारी मार्केट थी, हमारा व्यापार था, हमारे व्यापारी थे, उन सभी पर इसने गहरा प्रभाव डाला। क्यों? क्योंकि रेलवे गाइज फास्टर, चीपर एंड दे आर मोर रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको ऑफर करते हैं। तो रेलवे ने माल की लंबी दूरी पर तेज, सस्ता और विश्वसनीय परिवहन संभव किया, जिससे क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय ढांचों में जोड़ा गया और उत्पादकों को दूरस्थ उपभोक्ताओं से जोड़ा गया, ठीक है। तो जो उत्पादक थे, ठीक है, उत्पादक मान लो कि आपका उत्पादक बैठा हुआ है उड़ीसा में और जो है दूसरा जो खरीदने वाला है वो बैठा हुआ है गोवा में, तो उत्पादकों को दूसरे उत्पादकों से भी वो जुड़ेंगे और जो आपके होलसेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स, उनसे जुड़ पाएंगे।
तो एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और मार्केट को भी इससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। तो मार्केट का पूरा इम्पैक्ट जानेंगे। तो गाइज जो रेलवेज थे, रेलवे ने बाज़ारों का एकीकरण किया। रेलवे लिंक्ड प्रीवियसली आइसोलेटेड रीजनल मार्केट, जो पहले के जो दूर दूर के क्षेत्रीय बाजार थे, जो पहले आइसोलेटेड थे, मतलब पृथक अलग हुआ करते थे, उनको जोड़ा। यूनिफॉर्म प्राइसिंग उसकी वजह से हो पाई और लार्ज डिमांड सप्लाई नेटवर्क क्रिएट हो पाया। और रीजनल प्राइस जो डिस्पैरिटीज़ आपको प्राइस में देखने के लिए मिलती थी वो कम हुई। और वहीं कुछ वस्तुओं में जो है स्पेशलाइजेशन बढ़ा, यानी कि जैसे कोई कोई जो रीजन है वो अपने स्पेशल जो उत्पादन है विशेषज्ञता के लिए फेमस हो गए कुछ रीजन्स, ठीक है, सर्टेन कमोडिटीज़ के लिए। फिर कंज्यूमर बेस का एक निर्माण होता है। नाउ जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके वो दूर दूर की मार्केट तक पहुंचेंगे और उनके जो गुड्स होंगे गाइस उसको बड़े लेवल पे सेल कर पाएंगे दूर दराज के इलाकों तक, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि होगी। वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी हमारे उपभोक्ताओं के पास, ठीक है। तो उत्पादक दूरस्थ बाज़ारों तक पहुंच सकते थे, जिससे बड़े पैमाने पर माल बिक्री संभव हुई और व्यापार की मात्रा तथा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध वस्तुओं की विविधता भी बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इम्पैक्ट ऑन द मर्चेंट, ठीक है। तो व्यापारियों पर क्या प्रभाव रहा। तो नाउ जो आपके व्यापारी हैं दे विल गेट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर उनको मिलेंगे। मर्चेंट्स को डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज़, नाउ दे कैन डील इन मल्टीपल रीजन साइमल्टेनियसली और इंटर रीजनल ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। तो व्यापारी अपने कार्यों का विविधीकरण कर सकते थे, एक साथ कई क्षेत्रों में व्यापार कर सकते थे और क्षेत्रीय व्यापार में भाग ले सकते थे। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है। सो जो ओवरऑल रेलवे का नेटवर्क है वो गाइस अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आया और चैलेंजेस भी लेकर आया, ठीक है। रेलवे नेटवर्क ने अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी लाईं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी स्थानीय व्यापारियों के साथ अब प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, जिससे अक्सर मूल्य दबाव और दक्षता की आवश्यकता पैदा होती थी, ठीक है। प्राइस का प्रेशर रहता था, एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती थी। शहरी व्यापार केंद्रों का उदय भी हम देखते हैं। तो की रेलवे जंक्शंस अब यहाँ पे हब्स डेवलप हो गए थे, ठीक है, कमर्शियल हब्स जिसे हम कहते हैं। मर्चेंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा था, फाइनेंस एंड वेयरहाउस फैसिलिटीज़ जो है वो आ रही थी। तो प्रमुख रेलवे जंक्शन वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जो व्यापारियों, वित्त और गोदाम सुविधाओं को आकर्षित करते थे, जिससे भारत की आर्थिक भूगोल में परिवर्तन आता है, ठीक है। सो कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे दैट इन द कंक्लूजन द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे रिवॉल्यूशनाइज्ड इंडियन मार्केट। जो रेलवे है उसने भारतीय बाजारों में गाइस क्रांतिकारी बदलाव लाया। बाय इंटीग्रेटिंग रीजन्स, एक्सपेंडिंग ट्रेड नेटवर्क, उसने कई सारे क्षेत्रों को एकीकृत किया, व्यापार नेटवर्क का पूरा विस्तार किया और व्यापारियों के लिए जो है नए नए अवसर जो है रेलवे ने प्रदान किए, जिसकी वजह से कंपटीशन भी इंटेंसिफाई, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। इट लेड द फाउंडेशन फॉर अ मोर कनेक्टेड एंड कमर्शलाइज्ड इकोनॉमी इन द कॉलोनियल इंडिया। तो कॉलोनियल इंडिया के अंदर अब जो इकोनॉमी है रेलवे की वजह से और भी ज़्यादा गाइस कमर्शियलाइज्ड बनेगी, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था हो जाएगी आपकी। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन में कि जो स्थायी बंदोबस्त था उससे अस्थायी बंदोबस्त की ओर जो परिवर्तन है उसके क्या क्या रीजंस थे। ओके, तो व्हाट वर द रीजंस फॉर द शिफ्ट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट टू द टेम्पररी सेटलमेंट। नाउ द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर 1793 इन द बंगाल अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त में जो लैंड रिवेन्यू था वो ज़मींदार के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया था, बट ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, ऑब्वियसली गाइस डिफ़िकल्टी आती है, तो वो बाद में टेम्पररी यानी कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट्स कुछ रीजन्स में उन्होंने लागू किए थे। तो क्या क्या कारण थे इस शिफ्ट के उनको जानेंगे। तो क्योंकि रिवेन्यू सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड था, परमानेंट सेटलमेंट, फिक्स्ड रिवेन्यू परमानेंटली,
इग्नोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएशन। गाइज अब हर साल तो कृषि में सेम उत्पादन नहीं हो सकता, या कभी फेमाइन आ जाता है, प्राइसेस में बदलाव हो जाता है। तो इस वजह से ये जो कठोरता थी राजस्व में, इस कठोरता के कारण, रिजिडिटी के कारण इसको बंद करना पड़ा। और क्योंकि ज़मींदारों पर, किसानों पर दबाव बढ़ रहा था, और ज़मींदारों का हम देखते हैं कि जो है शोषण, ज़मींदार एक्सेसिव रेंट गाइस किसानों से लिया करते थे, क्योंकि ज़मींदार को अपना फिक्स रेवेन्यू पूरा करना है। तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो डिस्ट्रेस में चला गया था, पीजेंट्स भी अनरेस्ट में चले गए थे। तो ज़मींदार अक्सर किसानों से अधिक किराया वसूलते थे ताकि तय राजस्व पूरा हो सके, जिससे कृषि संकट और किसानों में अशांति उत्पन्न हुई। अकाल और प्राकृतिक आपदाओं में लचीलापन बिल्कुल भी कभी भी देखने के लिए हमें नहीं मिलता। तो स्थायी बंदोबस्त अकाल के समय गाइस रिलीफ यानी कि छूट प्रदान नहीं करता था, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द जमींदार, और किसानों के लिए संकट में वो फंस जाते थे, वो कोप नहीं कर पाते थे। टेम्पररी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो पीरियडिक रिवीजन के लिए अलाउ करती हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व को समय समय पर संशोधित तो किया जा सकता था कम से कम। और प्रशासनिक व्यवहार्यता को जानेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट वर्कड ओनली इन बंगाल एंड प्रूव्ड अनसुटेबल फॉर द अदर प्रोविंसेस, है ना। तो बंगाल में तो ये ठीक था, बट बाकी जगह पे हमें अनुपयुक्त देखने के लिए मिलता है, जबकि जो टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करती थी और ज़्यादा अडेप्टेबल भी थी। और ब्रिटिशर्स को टेम्पररी सेटलमेंट्स ने ज़्यादा मतलब रिवेन्यू को बढ़ा भी सकते थे, वो कम भी कर सकते थे अपने हिसाब से, और जो आपके पीजेंट्स थे उनका भी जो स्ट्रेस है वो कम होता है। सो ओवरऑल द शिफ्ट फ्रॉम दी परमानेंट टू टेम्पररी सेटलमेंट वॉज ड्यू टू इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। टेम्पररी सेटलमेंट्स वर फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड बेटर सूटेड टू वेरिंग रीजनल कंडीशन। तो ये जो आपकी रीजनल कंडीशंस होते हैं ना, अलग अलग रीजनल कंडीशन के हिसाब से ये ज़्यादा सुटेबल रहते थे और स्टेडी रहते थे। तो स्थायी बंदोबस्त से अस्थायी बंदोबस्त की ओर परिवर्तन आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारणों से हुआ। अस्थायी बंदोबस्त लचीला था, अनुकूल था और विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण उपयुक्त था, जिससे कृषि संकट कम हुआ और ब्रिटिशों के लिए राजस्व संग्रह सुनिश्चित हुआ। सो गाइज आई होप कि आपको पार्ट 1 जो हमारा दिसंबर सेशन का है उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, उनको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि क्या वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, इस वजह से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर सेव कर लेना, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन भी करवा लो। एंड जो भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह आएंगे फ्यूचर में, जो आपको सितंबर में सबमिट करने होंगे ना, सितंबर 2026 में आप सबमिट करोगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।